Shall we start the questions? Okay. Electron transport system we started yesterday. There are 5 complexes in electron transport system. Electron transport system occur in inner membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, तो डिटेल्स पढ़ना है हमारे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. आज देख लिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए. 1 मिनट. Whatever we studied electron transport system yesterday, just revise it. 1 minute. All are present. Regarding syllabus for exam, complete respiration will be there. Respiration in plants. Okay. In botany, respiration complete. And in zoology, you will get molecular basis, HGP and lactoperon. HGP and lactoperon. और उसके अलावा जो है डाइजेशन टॉपिक भी स्टार्ट होना है. डाइजेशन इज आल्सो देयर. HGP DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों भी रहेंगे टेस्ट में. ओके. और साथ ही साथ डाइजेशन चैप्टर भी रहेगा जितना होगा सैटरडे तक. आई थिंक नाउ वी हैव टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सब स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में. ओके. सो लास्ट 2020 में क्वेश्चन आया था ना, एक क्वेश्चन आया था, पर क्रेब्स साइकिल हाउ मेनी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. Per Krebs cycle, how many substrate level phosphorylation occur? Only one. और एक डाउट जो है स्टूडेंट शेयर करे मेरे साथ, जो है कल 2020 में आया सो क्वेश्चन. ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड बोल के पूछा था. एक ऑप्शन है 3 कार्बन कंपाउंड, एक ऑप्शन है 4 कार्बन कंपाउंड, एक ऑप्शन है 3 कार्बन कंपाउंड, एक ऑप्शन है 4 कार्बन कंपाउंड एंड 2 कार्बन कंपाउंड. तो स्टूडेंट का मानना यह है फोटो रेस्पिरेशन मतलब 3 कार्बन एक आना और 2 कार्बन एक आना. फोटो रेस्पिरेशन 3 कार्बन कंपाउंड फास्फो ग्लीजरेट प्लस 2 कार्बन कंपाउंड फास्फो ग्लाइकोलेट. लेकिन वहां पे 2 कार्बन था ही नहीं ऑप्शन में. बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा? फास्फो ग्लीजरेट. समझ गए? अब क्या है, RuBp प्लस ऑक्सीजन लिखा मैं,
It gives PGA 3 carbon compound plus phosphoglycolate 2 कार्बन कंपाउंड. ये पता है हमारे को फोटो रेस्पिरेशन का इक्वेशन. अगर एग्जाम में फास्फोग्लाइकोलेट दिया ही नहीं फास्फोग्लाइकोलेट, ये तो दिया है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए तो है ना, ये करेक्ट हो जाएगा. मोर करेक्ट क्या है? फोटो रेस्पिरेशन गिव्स राइज टू 1 पीजीए एंड 1 फास्फोग्लाइकोलेट. ठीक है. अगर मैं बोला RUBP combined with oxygen and form PGA, what is wrong? It gives rise to PGA. बोल सकते हैं. More correctly, it gives rise to PGA and phosphoglycolate. And I can stop in the middle also. RUBP plus oxygen combine and form 1 PGA. What is wrong? 1 PGA भी बोल सकता हूं. मोर करेक्ट वो ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा. मोर करेक्ट है 1 PGA 1 फास्फोग्लाइकोलेट. नहीं दिया है वो, तो ओनली 1 PGA करेक्ट है. ओके ना. तो ये क्वेश्चन था. चलिए अब हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटिन्यू करेंगे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे हो रहा है देखेंगे. दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर membrane of mitochondria, and this is intermembrane space, and this side is matrix of the mitochondria. Here you can write the first complex. This is complex 1, complex 3. ठीक है. complex 2, complex 4, complex 5. ओके. तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है देखिए, यानी DH2 अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉर्म NAD. NADH2 अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म NAD. तो हाइड्रोजन रिमूव होंगे और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो हाइड्रोजन रहेंगे वो FMN को जाएंगे, FMN को जाएंगे, FMN से इलेक्ट्रॉन FES को जाएंगे. कहां पे जाएंगे? FMN से FES को जाएंगे. दिख रहा है ना सबको ये? FMN से FES जाएंगे एंड फ्रॉम FES इलेक्ट्रॉन आर गिवन टू ubiquinone, ubiquinone, and ubiquinone receive proton from the NADH2 and form ubiquinol. Ubiquinol is reduced form of the ubiquinone. ठीक है. और एक बार सुनो, NADH2 डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन होते ही हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और हाइड्रोजन में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है. मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया FMN को, FMN से FES को, FES से यूबिक्यूनॉन को, और यूबिक्यूनॉन से यूबिक्यूनॉल को. दैट मीन्स यूबिक्यूनॉन आफ्टर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इट बिकम यूबिक्यूनॉल. यूबिक्यूनॉन बोलते UQ, और UQH2 क्या होता है? यूबिक्यूनॉल होता है. ठीक है. दिख रहा है ना सबको? क्या थोड़ा सा और बड़ा लिखेंगे? क्लियर है ये? FMN FES यूबिक्यूनॉन बिकम यूबिक्यूनॉल. फिर यूबिक्यूनॉल से जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं साइटोक्रोम B को, फिर साइटोक्रोम B से FES को. ठीक है. बेटर थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे. ये सेम प्रोसेस, जरा सा बड़ा लिख रहा हूं मैं. थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं. देखिए, NADH2 undergo oxidation and become NAD, electron given to FMN, and from
FMN electron are given to FES, and from FES electron are given to ubiquinone, and then ubiquinone से electron जा रहे हैं ubiquinol. ये electron मूव हो रहा है. आप बोलेंगे सर प्रोटॉन भी है ना इधर, H2 रिमूव हुआ है. H2, जब H2 रिमूव होता है और H2 का ब्रेकडाउन होता है तो दो प्रोटॉन निकलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दिखते हैं. तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, दिख रहा है आपको. प्रोटॉन भी है इधर ही, है ना, UQH2, ubiquinone receive प्रोटॉन फ्रॉम NADH2. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको. इलेक्ट्रॉन NADH2 से निकलकर कहां पर जा रहे हैं, FMN से FES to ubiquinone, and ubiquinone after receiving the proton and electron it reduced to ubiquinol. मतलब UQ मतलब ubiquinone है और UQH2 मतलब ubiquinol है. मतलब रिड्यूस फॉर्म जो है यूबिक्विनॉल है. रिड्यूस फॉर्म इज यूबिक्विनॉल. ना यूबिक्विनॉल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स 2 में, और कॉम्प्लेक्स 2 में सबसे पहले होता है साइटोक्रोम बी, फिर ये कॉम्प्लेक्स 3 है देखिए, फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम देखिए इधर यूबिक्विनॉल से इलेक्ट्रॉन पहले साइटोक्रोम बी में जाएंगे, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन FES में जाएंगे, फिर एक बार FES से साइटोक्रोम C1, और साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C. इसका आइडिया मैं कल दे चुका हूं आपको, अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं कल बताया था. कॉम्प्लेक्स अगर जहां जहां आपको नहीं समझने आ रहा वो कल का डायग्राम रेफर करना. कल मैं बताया था कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे. ठीक है, क्लियर है. और कॉम्प्लेक्स 3 के बाद होता है कॉम्प्लेक्स 2. ये रहा कॉम्प्लेक्स 2, और कॉम्प्लेक्स 2 क्या है बोल तो FADH2 डिहाइड्रोजिनेज है, इट बिकम FAD. इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले FAD को जाएंगे, FAD से FES को जाएंगे, FES से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन में जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन. अब यहां पर बच्चों को जरा कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, स्लो जा रहा हूं, देखिए मैं बिल्कुल. FADH2 बिकम FAD, जैसा NADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था सेम FADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और प्रोटॉन जो भी इलेक्ट्रॉन है FAD के पास, FAD से FES के पास, FES से यूबिक्विनॉन के पास. यूबिक्विनॉन बिकम देन यूबिक्विनॉल, फिर एक बार. और यूबिक्विनॉल जो है अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम बी को दे देंगे. वो किसको दे देंगे, साइटोक्रोम बी. फिर साइटोक्रोम बी से FES से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C. अगर किसी को प्रॉब्लम है यहां तक तो अब भी पूछ लो भाई. ठीक है, मतलब ऊपर एक पर्सन है, नीचे एक पर्सन है, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, और यहां पर जो बीच में पर्सन है ये कौन है, कॉम्प्लेक्स 3 है. दोनों के इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को मिल रहे हैं. कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन भी कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन भी कॉम्प्लेक्स 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे ना. कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन भी 3 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन भी 3 में जाएंगे. तो ये बोला ना 1 and 2 both are transferring electron to 3.
अभी क्या करना है यहां पर पता है आपको? यहां पे एक और काम करना है। जो यूबिक्विनॉल है उसके इलेक्ट्रॉन तो चले गए हैं साइटोक्रोम बी के पास, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी उसी के पास हैं। तो दोनों यूबिक्विनॉल के हाइड्रोजन ले लो इधर से। इसके इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन लेना है। क्या लेना है अब? इलेक्ट्रॉन तो दे दिया ना भाई साइटोक्रोम बी के पास, लेकिन प्रोटॉन है अभी भी इसके पास। तो ये प्रोटॉन इधर लेकर आओ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और इधर यूबिक्विनॉल के भी, ये सेकंड यूबिक्विनॉल, ये ऊपर का यूबिक्विनॉल, नीचे का यूबिक्विनॉल, दोनों के यूबिक्विनॉल के प्रोटॉन्स इधर लाइए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लाइए। ला लिए? तो ऊपर के 2 प्रोटॉन, नीचे के 2 प्रोटॉन मिला तो कितने होते? 4 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल दो, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल दो। ठीक है ना? क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछो। बच्चे हैं ना बहुत ज्यादा, यहाँ पे उतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है इधर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्वेश्चन नहीं छोड़ते, मेरे को डाउट ही नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के आता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स? एफएमएन, एफईएस, यूबिक्विनॉन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3, ये तो सबको बोलने आता है। ठीक है, ये तो सबको बोलने आता है। अब और क्या ज्यादा पूछेगा? यूबिक्विनॉन, जो यूबिक्विनॉन है, इट रेशियो reducing equivalent from both NaDH2 as well as FADH2। एक साइड में पॉइंट भी बनना चाहिए नोटबुक में आपके। यूबिक्विनॉन रेशियो reducing equivalents from both complex 1 and complex 2, है ना? कॉम्प्लेक्स 1 से भी लेगा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 2 से भी लेगा ना, NaDH2 डिहाइड्रोजनेशन से भी ले रहा है या फिर DH2 डिहाइड्रोजनेस से भी ले रहा है वो। अब किसके पास है इलेक्ट्रॉन? सो बोलो जरा, अब किसके पास इलेक्ट्रॉन है, किसके पास प्रोटॉन है, बोल दीजिए। अगर वो समझ के बोल दे तो आगे बढ़ सकते हैं हम। आप इलेक्ट्रॉन किसके पास है? साइटोक्रोम सी को दे दिया हम इलेक्ट्रॉन। ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया सो साइटोक्रोम सी को दे दिए, नीचे से इलेक्ट्रॉन आया वो भी साइटोक्रोम सी को दे दिया। नाउ इलेक्ट्रॉन आर विथ साइटोक्रोम सी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इधर आएगा, कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को देगा इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स 4 में होता है कॉपर सेंटर, कॉम्प्लेक्स 4 में होता है कॉपर सेंटर। देयर आर 2 कॉपर सेंटर। एक कॉपर सेंटर पहले कॉपर ले लेगा इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम ए को देगा, फिर साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन निकल के साइटोक्रोम A3 को जाएंगे। ठीक है ना? फिर साइटोक्रोम A3 के बाद और एक कॉपर सेंटर होता है यहां पे Cu, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन की अपीयरेंस अब हुई है पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का रोल 0, क्रेब्स साइकिल में भी ऑक्सीजन नहीं दिखा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज केम इनटू द पिक्चर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। हु पंप्स द इलेक्ट्रॉन्स और हु पंप्स द प्रोटॉन इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। व्हाट इज अ प्रोटॉन पंप? व्हाट इज द प्रोटॉन पंप इन mitochondria? Ubiquinone.
What is the proton pump in chloroplast? Plastoquinone. यहाँ ubiquinone वहां पे plastoquinone. Who pumps the proton in chloroplast? Plastoquinone. जो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़े होंगे क्लोरोप्लास्ट वाला, तो वहां पर लिखा था प्लास्टोक्यूनॉन इज प्रोटॉन पंप बोल के। तो यहां पे यूबिक्विनॉन, वहां पे प्लास्टोक्यूनॉन, यहां पे यूबिक्विनॉन। ओके, प्रोटॉन यहां पे आ गए हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सो ओके, यहां तक क्लियर है। और एक बात सुनो, कॉम्प्लेक्स वन इज आल्सो हैविंग some proton pump which take the proton from matrix into the intermembrane space. मैट्रिक्स से क्या लाके डालना? प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल के यहां पर लाके रखते जाना प्रोटॉन। ये कौन ला रहे हैं? कॉम्प्लेक्स वन टेक प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में कहां से आए पूछो आप मेरे को, वो पढ़ाना पड़ेगा। अभी मैट्रिक्स में कहां से आए? ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए रुक जाओ यहां पर। आप ये आपको थोड़ी देर में आइडिया आएगा कि ये प्रोटॉन कहां से आ रहे हैं। अब ये बोलो मेरे को, इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए हैं? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन का गेम ओवर, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन ही है। अब यहां पर आएगा और एक कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स फाई रहेगा ना इधर। कॉम्प्लेक्स फाई में क्या रहेगा? F0 F1 रहेगा ना, F0 F1। अब यहां पर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किधर है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है। प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नाउ दिस टू प्रोटॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एट ए टाइम? At a time, two protons are moving from F0 to F1 to matrix. Two protons are moving here. Whenever two protons are crossing F1 part, how many proton? Whenever two protons are crossing F1 part gets activated and behave like ATP synthetase. And here what happens? ADP converted into ATP. Whenever two protons are crossing, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड होके ATP बना रहे हैं। अब ये प्रोटॉन किधर आ गए हैं? मैट्रिक्स में आ गए। कुछ प्रोटॉन्स, सम ऑफ द प्रोटॉन एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, सम ऑफ द प्रोटॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, सम ऑफ द प्रोटॉन, नॉट ऑल। तो ये बनेगा, बोलो, 2 प्रोटॉन प्लस हाफ O2 क्या होता? वाटर मॉलिक्यूल। कुछ प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ एंड बिकम वाटर मॉलिक्यूल, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन फिर एक बार वापस आ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में थ्रू कॉम्प्लेक्स 1। और एक बार बोलना, सम ऑफ द प्रोटॉन्स, यहां से जो F0 F1 क्रॉस करके आए हैं, सम ऑफ द प्रोटॉन एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन एंड फ्रॉम वाटर, ठीक है, सम ऑफ द प्रोटॉन। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटॉन को फिर यहां से वापस पंप कर देना है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कॉम्प्लेक्स 1 से। अभी आप मैं बोल रहा था ना इधर, ये प्रोटॉन कहां से आए बोल के, तो यहां से जो प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन, देखो जाते वक्त 4 प्रोटॉन, वापस आते वक्त 2 प्रोटॉन। तो कहां पर ज्यादा है प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। सो प्रोटॉन्स अगेन समटाइम कम्स बैक इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 आल्सो। वेयर इज प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन हाई? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन हाई है। What is the pH of intermembrane space? Acidic pH। कौन सा pH बोलना? Acidic pH बोलना ना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे क्वेश्चन? सुनो,
पहला सबसे कॉमन क्वेश्चन है, नेम द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स FMN, FES, यूबिक्विनॉन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, C, A3, ऑक्सीजन। ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आया तो नेम द कॉम्प्लेक्सेस, मैच द फॉलोइंग टाइप में कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, उनके नाम। NADH2 डिहाइड्रोजिनेज किसको बोल रहे हैं, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज किसको बोल रहे हैं, साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स इसको बोल रहे हैं आप। So like that, all the complexes name, that is also one of the question. One more question, final electron acceptor कौन है, ऑक्सीजन। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। प्रोटॉन एक्सेप्टर भी वही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी वही है, लिखना ये सारी चीजें। प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ऑक्सीजन का है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ऑक्सीजन का। लेट्स रिमूव ऑक्सीजन, लेट्स रिमूव, क्या होगा देखेंगे, ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ऑक्सीजन निकाल दिया मैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैच करने वाला कोई नहीं है। हु इज द कैचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। जब कैच पकड़ने वाले कोई नहीं है तो बॉल क्या करेंगे, उसका बॉल का कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो कैच पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। ये सब बंद हो गया तो NADH2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, NADH2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्रेब्स साइकिल बंद हो जाएगा। प्रोडक्ट बना के क्या करते हैं, ATP तो बन रहे नहीं। सपोज ऑक्सीजन एब्सेंट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल सब शट डाउन हो जाते हैं ऑटोमेटिक, एक के बाद एक शट डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे साइनाइड सुने होंगे आप, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड से भी डेथ हो सकती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से भी डेथ हो सकती है, क्योंकि ये दोनों भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। साइनाइड पॉइजन जो है ना, ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद, क्रेब्स साइकिल बंद, ग्लाइकोलाइसिस बंद, ATP प्रोडक्शन बंद। अगर ATP प्रोडक्शन बंद तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद, मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद तो हार्ट बीट कहां से बनाएंगे, ये ब्रीथिंग कैसा करेंगे, किडनीज कैसा काम करेंगे, कुछ भी काम नहीं होगा, जीरो एक्टिविटी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइनाइड भी आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो तो याद रखना चाहिए कंपलसरी। सो देयरफॉर वी हैव टू से ऑक्सीजन रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में लिखा है ऑक्सीजन प्लेज वाइटल रोल, बुक के वर्ड्स हैं, ऑक्सीजन प्लेज वाइटल रोल although it appears only in electron transport system, although oxygen appears only in electron transport system, but it derive the whole process of respiration. of course oxygen ठीक है लास्ट में आ रहा है, लेकिन पूरा रेस्पिरेशन जो है ना ऑक्सीजन ही रन करा रहा है, ठीक है। जैसा बस ड्राइवर है, बस चलाने के लिए बस ड्राइवर है, और वो बस ड्राइवर जो है सिर्फ लास्ट उसका एक कंपार्टमेंट होता है बस ड्राइवर का, वहां पर ही बस ड्राइवर दिखता है। ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट है बस में, इसका मतलब वो ड्राइवर क्या हर सीट पे मिलेगा आपको, कहीं पे बुक में पढ़े हम, ड्राइवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रन द बस, बोले पढ़ के गए हम, जाके ढूंढे ड्राइवर कैसा दिखता बोल के। फर्स्ट सीट पे भी नहीं दिख रहा, सेकंड सीट पे भी नहीं दिख रहा, थर्ड सीट पे भी नहीं दिख रहा, कौन से भी सीट पे ड्राइवर दिख रहा ही नहीं, लेकिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ड्राइवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रन द बस। सो ड्राइवर एब्सेंट है तो बस भी रन नहीं होगी। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रन द रेस्पिरेशन। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एब्सेंट, क्रेब्स साइकिल एब्सेंट। आप बोलेंगे क्रेब्स साइकिल में तो रोल ही नहीं है ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्टली, समझ गए। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट, क्रेब्स साइकिल एब्सेंट, क्रेब्स साइकिल ही नहीं हो रहा तो ग्लाइकोलाइसिस भी एब्सेंट।
ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर ऑक्सीजन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनते हैं बाय व्हाट प्रोसेस? Photophosphorilation. Their light energy is important. What is important? Light energy. क्लोरोप्लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोरोप्लास्ट light energy is important for photophosphorylation. फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी इंपॉर्टेंट है टू रन द फोटोफॉस्फोरेशन। वही अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था ना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एटीपी बनेंगे कैसा बनेंगे? लाइट एनर्जी से बनेंगे क्या? यानी DS2 FADS2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से फॉर ऑक्सीडेटिव phosphorylation. What is the similarity between photophosphorylation and oxidative phosphorylation? What is the similarity? बोलो जल्दी से। In both ATP फॉर्मेशन आकर, फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी एटीपी बनेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी एटीपी बनेंगे। दिस इज अ सिमिलैरिटी। And in both photophosphorylation and oxidative phosphorylation, what is most important? Proton gradient is important. Proton gradient. Without proton gradient, no ATP formation. Chemiosmotic hypothesis is applicable for both chloroplast and mitochondria. ओके, अब आप पढ़ना जरूर, समझने आएगा आपको पूरा। 2 प्रोटॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP? 2 प्रोटॉन। जब 2 प्रोटॉन क्रॉस कर रहे हैं F0 F1, तब एक एटीपी बन रहा है। और एक बात, F0 F1 में जरा कंफ्यूज मत कर लो। F0 क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। और F1 क्या है? पेरीफेरल प्रोट्रूडिंग पार्ट है ये, पेरीफेरल प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 5। पेरीफेरल प्रोट्रूडिंग पार्ट। जब हम ड्रॉ करते हैं F0 F1, कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, ये F0 है और ये F1 है, ठीक है, F1 है, तो ये F1 है, ठीक है। तो F1 इज पेरीफेरल प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 5। प्रोट्रूडिंग पार्ट है, प्रोट्रूडिंग का मतलब है आउटग्रोथ, ठीक है। और F1 को बोलूंगा मैं एटीपी सिंथेज। ये भी कंफ्यूज नहीं कर लेना, क्या F0 को मिला के बोल रहा हूं मैं एटीपी सिंथेज या F1 अलोन? F1 alone I am calling ATP synthase. It is the enzyme ATP synthase. ATP synthase, ठीक है। हाँ, प्रोटॉन पंप जो है ना, आप बोल सकते हैं यूबिक्विनॉल बोल सकते हैं, यूबिक्विनोन। अगर यूबिक्विनॉल नहीं रहा तो यूबिक्विनोन बोलना है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ ओल्ड बुक्स में F1 का नाम जो है ना ATPase दिया हुआ था, ATPase वर्सेस एटीपी सिंथेस में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बोलो। ATPase ब्रेक डाउन ATP, ये कहां मिलता है आपको ATPase?
सोचो जल्दी सोचो, एटीपी सिंथेस कहां मिलता है? ये F1 है पक्का। एटीपी सिंथेस, एटीपी बनाएगा ये, एटीपी फॉर्मेशन कराएगा ये। एटीपीएस कहां आया था बोलो जल्दी से। हाँ, एटीपीएस। हाँ, अगर आप कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़े थे और वहां आप कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में F1 को एटीपीएस पढ़े थे, आपकी बुक में एटीपीएस था, तो करेक्शन कर लेना, वो एटीपीएस नहीं था, एटीपी सिंथेस था। ओल्ड बुक में एटीपीएस बोल के आया। एक्चुअली एटीपीएस का काम होता है एटीपी को ब्रेक करना। और ये कहां पे आता है बोल के मैं पूछा आपको, तो करेक्ट आंसर कुछ दिए यहां पर, मायोसिन हेड के ऊपर रहता है ये। मायोसिन हेड, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली टॉपिक में मायोसिन का जो हेड रहता है, एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन के हेड में, वहां पर पढ़ेंगे आप, यहां पे तो नहीं पढ़ेंगे एटीपीएस। ठीक है, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, एटीपीएस और एटीपी सिंथेज। ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, वहां हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हो जाता है, एंजाइम तो नहीं चाहिए एटीपीएस, जस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हो सकता है। लेकिन वो मायोसिन बोल के आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वहां पर मायोसिन हेड पे होता है एटीपीएस एंजाइम। ओके, ये सब थे एरोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट्स थे। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बाद बनेगी रेस्पिरेटरी बैलेंस, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनेगी। ग्लूकोज से शुरू हुआ था कहानी, 2 पायरेविक एसिड बने थे, यहां पर 2 NADH2 बने थे और 2 ATP बने थे, ठीक है ना? 2 NADH2 2 ATP। फिर पायरेविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुए, यहां पर भी एक एसिटाइल कोए, यहां पर एक NADH2 है ना। मेरे को सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, मतलब ATP बनाना है मेरे को। I want to make a complete balance sheet for how many ATPs are formed totally per glucose, इसलिए ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं। यहां पे 3 NADH2 होते हैं, एक FADH2 होता है और एक GTP होता है। यहां पर भी 3 NADH2, एक क्रेब्स साइकिल में, एक FADH2 और एक GTP। अब मेरे को बनाना है पूरा। इसके बाद ETS, यहां पर भी ETS। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है नहीं है? यस, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल एटीपी पर ग्लूकोज, टोटल एटीपी पर ग्लूकोज। तो टोटल NADH2 बोलते हो जल्दी से, टोटल NADH2 कितने हैं? 2 3 4 7 10, 10 हो गए। टोटल NADH2 10 NADH2 इंटू 3 ATP करूं मैं, इंटू 3 करूं, क्योंकि एक NADH2 से 3 ATP ना, तो 30 ATP यहीं हो गए। देखो NADH2 के हुए 30 ATP। FADH2 का करो, टोटल FADH2 बोलो जल्दी से। 2 FADH2 आए थे, एक FADH2 यहां पर, एक FADH2 यहां पर, इंटू 2 ATP करो। यहां पे 3 ATP कर रहे थे, यहां पे 2 ATP करो, 4 ATP यहीं आ गए। इसका मतलब 34 हो गए। 30 ऊपर हुए थे, फिर 4, 34 हो गए। 34 हो गए ना। अब 34 हो गए, और कितने हैं देखो, डायरेक्ट एटीपी कितने हैं जरा देखो। डायरेक्ट एटीपी 2 ATP 3 ATP 4 ATP। मैं GTP को भी ATP कंसिडर कर सकते हैं, बोला था मैं कल। GTP को भी ATP बोल सकते हैं, 4 ATP। सो
टोटल नेट गेन 38 एटीपी, 38 एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी इज 38 एटीपी। केयरफुल, 38 एटीपी। पहले एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में 36 था। नेट गेन ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज इज 36 बोल के था पहले। अब न्यू एनसीईआरटी में 38 आ चुका है। किसी किसी के बुक में 36 है तो करेक्शन कर लेना। 38 हो गया ना? ये हुआ नहीं हुआ 38? तो 36 क्या गलत हो जाता फिर? चेक कर लेना आप, है ना, आज बुक में चेक कर लेना। न्यू एनसीईआरटी में 38 आ गया है। ओके, हाँ बोलो। हाँ ओके, वही तो बताना है मेरे को अभी। 38 करेक्ट है या 36 करेक्ट है? 38 करेक्ट है मैं बोलता हूं। मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा वो 36 कब लेना है। क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा भाई। वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन बोल के पूछे, क्या लेते हैं? 38 लेना या 36 लेना? 38 लेना, क्योंकि बुक में आ चुका है ये। अब क्वेश्चन आया एक, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल बोल के पूछे। नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 38 बोलेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 38 बोलेंगे। ये क्वेश्चन, नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल बोल के आया। यूकैरियोटिक सेल बोल के आया तो 36 एटीपी हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल देना, वो नहीं दिया तो नहीं लेते हम 36। यूकैरियोटिक सेल देना। वो क्यों 36? यहां पे एक 2 एटीपी कम क्यों हो रहे हैं? 2 एटीपी कम क्यों हो रहे हैं यहां पे 36? 2 ATPs are used in eukaryotic cell for the transport of NADH2 of glycolysis into mitochondria. देखो, ग्लाइकोलाइसिस हुआ पहले। ग्लाइकोलाइसिस में यहां बने थे देखो 2 NADH2। कहां हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस? साइटोप्लाज्म में हो रहा था। और ये NADH2 ATP कहां कन्वर्ट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये NADH2 का माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करना ना, साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर तो फ्री नहीं हो सकता। समझ नहीं आया? यहां पे 2 ATP यूज हो जाते हैं, इसलिए 36 बोल रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म अलग, माइटोकॉन्ड्रिया अलग। अगर ये बात मैं प्रोकैरियोटिक सेल की करा तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जो भी काम होना है साइटोप्लाज्म में हो जाना, उधर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। 2 ATPs are not used in prokaryotic cell for transport. वहां पे 38 ईच होते हैं। समझ गए? क्लियर है? हाँ। फादर जो है आपके 38 रुपीज दिए। 38 रुपीज देके बोले ये 38 रुपीज आपके यंग ब्रदर को दे दो, और यंग ब्रदर कहीं दूर रहता है, तो क्या करना? अब ट्रांसपोर्ट को यूज होना ना, इधर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो जाएंगे 2 ATPs। तो इसलिए 36 मिलेंगे यंग ब्रदर को। क्यों मिले बोल के नहीं पूछना, आप ट्रांसपोर्ट में यूज करना पड़ता। हाँ ठीक है, वहीं पे रहते हैं, सेम प्लेस में रहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सिंपल है बात।
वो डिपेंड रहेगा भाई, कुछ डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट, देर आर सम अजम्पशंस, देर आर अजम्पशंस इन सेलुलर रेस्पिरेशन, which are not always valid, which are not always valid। मैं क्या लिख रहा हूं, there are some assumptions, assumptions मतलब जस्ट हम मान लिए, प्रूफ नहीं है उसका कुछ भी, चुप बोल दिए कहानी के वैसा, है ना, प्रूफ नहीं है उसको। देर आर सम assumption इन सेलुलर रेस्पिरेशन विच आर नॉट ऑलवेज, वैसा रियल में होता नहीं है, रियल में होता नहीं है, चुप कहानियां चुप बोलने के लिए रहते ना, रियल में होता नहीं है, कुछ assumptions रहते हैं। तो रेस्पिरेशन में भी कुछ assumptions हैं जो रियल में होता नहीं है वो। तो नंबर 1 assumption क्या है, respiration is sequential orderly process, sequential ऑर्डरली प्रोसेस। ये जो बोलते हैं ना हम रेस्पिरेशन सीक्वेंशियल है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होना, उसके बाद लिंक रिएक्शन होना, फिर क्रेब्स साइकिल होना, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा रियल में हो नहीं सकता। क्योंकि कभी कभी जो है पायरेविक एसिड क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, कहीं और चले जाता हूं। समझ गए। एक स्टूडेंट क्या करा, वो कॉलेज को आ रहा हूं बोल के घर से निकला, मूवी देखने चले गया वो। हम क्या समझ रहे थे, वो कॉलेज जाएगा जरूर, हम ऐसा सोच रहे थे, रूल है ना, लेकिन वो रूल ब्रेक कर दिया वो। तो ये रेस्पिरेशन क्या है, सीक्वेंशियल ऑर्डरली प्रोसेस बोलना क्या है, अजम्पशन है, ऐसा मानते हैं, ऐसा मान के चलते हैं हम। प्रूफ है क्या, प्रूफ है नहीं है। रेस्पिरेशन इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली प्रोसेस, एक अजम्पशन है। कभी भी जो है हाफ रेस्पिरेशन होने के बाद भी रेस्पिरेशन रुक सकता है, क्रेब्स साइकिल पे रुक जाएगा रेस्पिरेशन। नन ऑफ द इंटरमीडिएट can escape from respiration। ये जो मानते हैं ना हम, ग्लाइकोलाइसिस के बीच में कंपाउंड आया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्रेब्स साइकिल में मैलिक एसिड आया, कहीं पे ऑक्सोलोएसिटिक एसिड आया, ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड है। हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड क्रेब्स साइकिल छोड़ के आ सकता है क्या बाहर, मैलिक एसिड क्रेब्स साइकिल छोड़ के आ सकता है क्या, क्रेब्स साइकिल चल रहा है, इधर मैलिक एसिड है, जाके हम मैलिक एसिड को डेर दे दिए, बाहर निकलो, बाहर आओ, तो बाहर आ सकता है क्या मैलिक एसिड, आ सकता है बिल्कुल, क्रेब्स साइकिल छोड़ के आ सकता है वो, डेर नहीं देना उसको। समझ गए। तो ये बाहर भी निकल सकता है, ये अजम्पशन है बोल रहा हूं मैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि नन ऑफ द इंटरमीडिएट एस्केप, ये मान रहे आप, लेकिन ये अजम्पशन है। NADH2 synthesized in glycolysis transported to mitochondria, ये भी assumption है, ये भी assumption है ना। फादर पॉकेट मनी दे दिया आपको, सोच के दिए कि कुछ पढ़ेगा, बुक लेगा, लेकिन कुछ करेगा बोल के assumption करके दिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सेम वैसे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। NADH2 जो साइटोप्लाज्म में बना वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही आएगा क्या,
आएगा क्या कंपलसरी? गारंटी नहीं है इसकी, 50-50 चांसेस हैं। फोर्थ वन और क्या है? ओनली ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड, ओनली ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड। ये भी मानना जो है बहुत गलत बात है। ओनली ग्लूकोज अंडरगो रेस्पिरेशन, ओनली ग्लूकोज अंडरगो रेस्पिरेशन। इफ ग्लाइकोलाइसिस में क्या सिर्फ ग्लूकोज ही जा सकता है? क्या सिर्फ ग्लूकोज अकेला हीरो है? तो फैट क्या है, प्रोटीन क्या है? तो ये सारे भी रेस्पिरेशन में जा सकते हैं। ओनली ग्लूकोज अंडरगो रेस्पिरेशन बोलना क्या है? अजम्पशन है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन फ्रुक्टोज भी आके ज्वाइन कर सकता है ग्लाइकोलाइसिस, फ्रुक्टोज भी आके ज्वाइन कर सकता है। ये अजम्पशन है, याद रखना। ये कुछ अजम्पशंस थे। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था, क्रेब्स साइकिल जो हम कल पढ़े हैं, क्रेब्स साइकिल के कौन से स्टेप्स में वाटर यूज होता है? वाटर यूज होता है। तो क्रेब्स साइकिल देख लेना, आपके पास नोटबुक में होंगे। सिट्रेट, ड्यूरिंग सिट्रेट एंड मैलेट फॉर्मेशन water is used, water is used। सिट्रेट और मैलेट बनते हो तो वाटर यूज होगा। सिट्रेट और मैलेट बनते हो वाटर यूज होगा। जहां जहां सिट्रेट सिट्रेट बन रहा था वहां पे भी वाटर यूज होगा। और एक ड्यूरिंग आइसोसिट्रेट फॉर्मेशन वाटर लॉस भी होता है। आइसोसिट्रेट फॉर्मेशन, आइसोसिट्रेट का जब फॉर्मेशन हो रहा है वाटर लॉस भी हो रहा है। आपको इतना सब याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है क्रेब्स साइकिल में वाटर इनटेक भी होता है, वाटर लॉस भी होता है, वाटर लॉस भी होता है। और ये एक माइंड में ये भी रख लेना, क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स क्या हैं? NaDH2, FADH2, GTP, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर भी है। बोलो क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स क्या हैं? NaDH2, FADH2, GTP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट। और एक बात यहां पे जो क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे, क्वेश्चन में गलती क्या होती है ना, आप क्वेश्चन पूछता है कि पर ग्लूकोज हाउ मेनी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन आकर इन क्रेब्स साइकिल बोल के पूछे। पर ग्लूकोज हाउ मेनी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इन क्रेब्स साइकिल बोल के क्वेश्चन पूछे। अब मैं एक क्रेब्स साइकिल लिया तो एक एटीपी आता। अब मैं एक क्रेब्स साइकिल लेना क्या दो क्रेब्स साइकिल लेना? क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना। उन्हें पर ग्लूकोज क्यों बोलता था फिर? अगर मैं एक ग्लूकोज से शुरू करा तो दो क्रेब्स साइकिल मिलते मेरे को आगे। एक ग्लूकोज से शुरू करा तो दो क्रेब्स साइकिल मिलते, दो क्रेब्स साइकिल मतलब दो एटीपी। ये गलती करते हैं बच्चे। पर ग्लूकोज नॉट ओनली इन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, हर क्वेश्चन में पर ग्लूकोज बोलते दो क्रेब्स साइकिल, सेट कर लो माइंड में। अब बुक में कुछ भी नहीं दिया भाई। क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी एटीपी? क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी? एक एटीपी। एक, आप कुछ भी नहीं दिया, वो क्रेब्स साइकिल दिया डायरेक्टली, तो कितने क्रेब्स साइकिल कंसीडर करना? एक ही क्रेब्स साइकिल कंसीडर करना। ठीक है। क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस डैश कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं दो क्रेब्स साइकिल लूं क्या एक क्रेब्स साइकिल लूं? एक ही लियो ना, क्वेश्चन में दिया ही नहीं। जितना पूछा उतना ही देना ना आंसर। क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस टू कार्बन डाइऑक्साइड।
Krebs cycle produces how many carbon dioxide per glucose? पर ग्लूकोज बोल दो, 2 Krebs cycle लेना पड़ता। अरे गलती करते हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको, गलती करते हैं बच्चे इधर बहुत ज्यादा। And what are the reaction intermediates? What are the reactions in Krebs cycle where NAD act as proton acceptor? NAD is proton acceptor of which of the following compounds of the Krebs cycle? Whether अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से NAD प्रोटॉन रिसीव करेगा, यस। तो आप Krebs cycle याद करना, हाँ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद NAD आया था उधर, NAD रिसीव द प्रोटॉन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और कहां पे आया था? मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट मीन मैलेट से भी प्रोटॉन रिसीव कर रहा है वो। आइसोसिट्रेट से भी रिसीव कर रहा है प्रोटॉन, पाइरुवेट से भी रिसीव कर रहा है। या फिर डी रिसीव प्रोटॉन्स फ्रॉम सक्सिनेट और फ्यूमरेट। अब दोनों भी ऑप्शन, सक्सिनेट भी दिया, फ्यूमरेट भी दिया, आप बोलो। सक्सिनेट है ना, क्या था रिएक्शन? सक्सिनेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन FAD become FADH2, है ना। FAD रिसीव प्रोटॉन्स फ्रॉम सक्सिनेट। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके, पहले आप रेडी रहना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और जहां जहां पे एंजाइम आ रहा है, को फैक्टर का नाम आ रहा है, छोड़ना नहीं, पढ़ना जरूरी। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस रिएक्शन देखना, बुक में लिखा हो रहा था। पाइरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। उसके ऊपर छोटा सा Mg लिखे हुआ रहता है। व्हाट इज Mg? Co-factor. What is cofactor? Cofactor means it is the non-protein part of the enzyme which act as activator of the enzyme. Which act as activator. Mg++ is activator of the enzyme pyruvate dehydrogenase. Non-protein part है Mg, लेकिन वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इसलिए पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी रहेगी फर्मेंटेशन। लिखो हेडिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्स्ट पॉइंट फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन मतलब क्या है? फर्मेंटेशन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये होता है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये। कहां होता है फर्मेंटेशन? ऑकर्स इन prokaryotes, some of the prokaryotes, some of the prokaryotes, some unicellular eukaryotes, some unicellular eukaryotes के प्रेजेंस में भी हो सकता है। जर्मिनेटिंग सीड्स में भी हो सकता है। देखिए ये लाइन जो है समरी में लिखी हुई है, कहां पर होता है फर्मेंटेशन बोल तो लिखा हूं, सम ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट फॉर एग्जांपल ईस्ट, ईस्ट के प्रेजेंस में। जर्मिनेटिंग सीड्स में भी होता है फर्मेंटेशन। बार्ली सीड्स, बार्ली सीड में फर्मेंटेशन करा के वाइन बनाते हैं, अल्कोहल बीर बनाते हैं फर्मेंटेशन करा के। और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहां पर होता है बोलो?
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सैक्रोमाइसिस के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? सैक्रोमाइसिस। किसको बोलते हैं? ईस्ट को बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। ओके, और इसमें सैक्रोमाइसिस में एक एंजाइम होता है। व्हाट इज द एंजाइम? सैक्रोमाइसिस के अंदर एक एंजाइम होता है जाइमेज। व्हाट इज द एंजाइम? जाइमेज बोल के एंजाइम रहता। ग्लूकोस कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल C2H5OH with the help of zymase of yeast. Zymase of yeast. Can life occur without air? Life without air? Life without air is possible by means of anaerobic respiration. लाइफ विदाउट एयर किसको बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन को तो बोलेंगे ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन को बोलेंगे। तो फर्मेंटेशन अभी हम कंटिन्यू करेंगे, आज जस्ट इंट्रोडक्शन लिए हैं। ओके, थैंक यू।